of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. एक आदमी जिसने अपने देश को वो सब दिया जो कोई सरकार सपने में भी नहीं देती, फ्री में एजुकेशन, घर, सब कुछ। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी के देश वालों ने उसको सड़क पर घसीट के मार दिया। ये कहानी है मुअम्मर गद्दाफी की, एक ऐसा लीडर जिसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां रहती थी, जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पागल कुत्ता तक कह दिया था, और जो कुछ के लिए तो मसीहा था लेकिन कुछ के लिए एक सनकी पागल तानाशाह जो सिर्फ अपने शौक पूरे करना जानता था। तो क्या हुआ था मुअम्मर गद्दाफी के साथ, आओ समझते हैं। 1942 वो समय जब लीबिया पर अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का रूल था। कोई आजाद देश का कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक रेगिस्तान जिसको ब्रिटिशर्स अपने मर्जी से काट पीट रहे थे। और इसी टाइम एक छोटे से बेदुइन फैमिली में जन्म होता है मुअम्मर गद्दाफी का। बेदुइन फैमिली का मतलब है कि उनका कोई अपना ठिकाना नहीं था, ना तो उनके पास घर था, ना जमीन, और ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उनके पास था तो बस एक छोटा सा टेंट जिसमें वो किसी तरह रहते थे, बल्कि उनके पास रिसोर्सेज भी इतना कम था कि वो किसी तरह बस सर्वाइव कर सके। गद्दाफी भी इसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ। अगल बगल स्कूल ना होने की वजह से उसको मीलों दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। स्कूल में भी बाकी बच्चे उसका टेंट वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि एक दिन यही टेंट वाला पूरी लीबिया पर राज करने वाला है। स्कूल के दौरान ही गद्दाफी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आने लगा। वो वहां जाकर न्यूज़पेपर पढ़ता, रेडियो सुनता, और स्पेशली एक पर्सन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था जो कि इजिप्ट का लीडर गमाल अब्दल नसीर था। क्योंकि नसीर का गोल सिंपल था, वो चाहता था किसी भी तरीके से पूरे अरब को यूनाइट करे और सिर्फ एक लीडर हो जो सब कुछ कंट्रोल करे। गद्दाफी को यह अप्रोच बहुत ज्यादा पसंद आया। उसको ये लगा कि लीबिया भी इसी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब इसी बीच 1951 में लीबिया आजाद हो चुका था, पर वो आजादी सिर्फ नाम की थी, क्योंकि लीबिया की सारी ताकत किंग आइड्रिस के हाथों में थी, जो कि यूएसए और ब्रिटिशर्स का एक पपेट था। वो लीबिया से तेल तो निकाल रहा था, लेकिन पैसा पूरा वाशिंगटन और लंदन में भेज रहा था, और लीबियन लोग बस इस चीज का तमाशा देख रहे थे। और यहीं से गद्दाफी के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था। अब यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करो कि गद्दाफी का माइंडसेट अचानक से चेंज नहीं हुआ। वो धीरे धीरे चीजों को देखता था, समझता था, फिर डिसीजन लेता था। उसको समझ आ रहा था कि अगर लीबिया को बदलना है तो पूरा पावर अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इसी सोच की वजह से गद्दाफी ने मिलिट्री ज्वाइन की, जहां उसको काफी अच्छे कनेक्शंस बनाने के मौके मिले। और यहीं से गद्दाफी का नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जहां उसकी सोच अब एक्शन में बदलने वाली थी और वो अपने पावर के और नजदीक जाने वाला था। ट्रेनिंग के टाइम ही गद्दाफी ने अपने जैसे ही कुछ यंग ऑफिसर से कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, और फिर एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसको फ्री ऑफिसर मूवमेंट नाम दिया गया, जिसमें करीबन 12 से 13 लोग थे, और उन सब का विजन बस एक था, किसी भी तरह सत्ता पलटना है। अब इसी बीच लीबिया में पॉलिटिकल प्रेजेंस भी कम होने लगा था, क्योंकि भली सत्ता किंग आइड्रिस के हाथों में थी, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो ज्यादा टाइम लीबिया के बाहर ही रहते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मोनार्की का जो एक कनेक्शन होता है पब्लिक और मिलिट्री से, वो खत्म होने लगा था। क्योंकि लीबिया में तेल का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, लेकिन उससे लीबिया के लोगों को कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था। और ये चीज किंग आइड्रिस भी समझ रहे थे कि अब लीबियन लोग कभी भी बगावत कर सकते हैं। एक तरफ लीबिया के लोगों का गुस्सा फट रहा था, वहीं दूसरी तरफ गद्दाफी बस एक मौके के इंतजार में था, और इससे अच्छा मौका उसको शायद ही कभी मिलता। इसलिए 1 सितंबर 1969 की रात गद्दाफी अपने टीममेट्स के साथ ऑपरेशन जेरूसलम स्टार्ट करता है। गद्दाफी ने अपने मिलिट्री यूनिट्स को लीबिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे कि त्रिपोली और बेंगाजी में भेजा, और वहां के गवर्नमेंट बिल्डिंग और रेडियो स्टेशन पर अपना कंट्रोल लिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑपरेशन इतना फास्ट और इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि हुआ क्या है। कोई खून खराबा नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथली। सुबह तक किसी को पता भी नहीं था कि सत्ता अब पलट चुका है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है कि मोनार्की खत्म और लीबिया अब एक रिपब्लिक देश है। लोगों को तो पहले समझ ही नहीं आया कि वहां पर हुआ क्या है, पर धीरे धीरे उन्होंने गद्दाफी को अपना लीडर मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको चेंजेस चाहिए था, खुद के लिए भी और लीबिया के लिए भी। पावर में आते ही गद्दाफी ने अपना काम शुरू कर दिया। गद्दाफी ने सबसे पहले मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ठीक किया, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया, और जो मोनार्की से जुड़े हुए लोग थे उन सबको बाहर फेंक दिया। इसके साथ ही कई सारे नए पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि पहले जो तेल से पैसा आता था वो फॉरेन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन गद्दाफी के आने के बाद ऑयल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे हुआ ये कि पूरा पैसा अब लीबिया में ही रहता था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज का इन्फ्लुएंस अब कम होने लगा और लीबिया का रेवेन्यू बढ़ने लगा था। इसके बाद गद्दाफी का फोकस वहां के लोगों की
जिंदगी बदलने में लग गया। उसने सबसे पहले एजुकेशन को फ्री किया और जगह जगह स्कूल्स बनवाए ताकि उसकी तरह बाकी बच्चे भी मीलों दूर ना जाए पढ़ने के लिए। गद्दाफी ने हेल्थ सेक्टर में भी काफी काम किया। उसने हाउसिंग सपोर्ट प्रोग्राम लाया जिससे बहुत लोगों को फ्री में घर तक मिल सका। उसने ऑलमोस्ट लीबिया के लोगों के लिए सारी चीजें ही फ्री कर दी थी। अब गद्दाफी की सबसे बड़ी पावर थी उसकी इमेज। वो महलों में रहने वाले लीडर में से नहीं था। अगर वो दूसरे देश भी जाता था तो वहां भी अपना टेंट लेके जाता था जिसमें वो रह सके और इससे वो अपनी बेदुइन ट्राइब को रिप्रेजेंट करता था। नसीर के विजन को आगे बढ़ाने के लिए गद्दाफी ने लीबिया को अरब वर्ल्ड का एक सेंटर बना दिया था और साथ ही साथ एंटी वेस्ट और अरब को यूनाइट करने की बातें करने लगा था और इन सब की वजह से गद्दाफी का डोमेस्टिक स्टेटस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके बाद गद्दाफी ने अपना एक नया पॉलिटिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसको जमरिया कहते हैं। जमरिया का बेसिकली मतलब था कि स्टेट ऑफ मासेस। इस मॉडल का अगर मेन आइडियोलॉजी देखा जाए तो वो उसने अपनी बुक द ग्रीन बुक में एक्सप्लेन की थी। उसका मानना था कि इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि उनकी पावर ले लेता है। इसलिए गद्दाफी के अकॉर्डिंग बेस्ट सिस्टम वो है जिसमें पावर लोगों के पास हो और वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिसमें बेसिक पीपल्स कांग्रेस टाइप मीटिंग होती थी। इसका बेसिक आइडिया ये था कि डिसीजन हमेशा नीचे के लोग लेंगे और वो धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा जिसको बाद में नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत प्लीजिंग लगता है लेकिन अफसोस की बात ये है कि इन सब का कंट्रोल बस एक ही शख्स के हाथ में था जो कि था मुअम्मर गद्दाफी का। लोगों की कमिटीज तो थी लेकिन उसको कंट्रोल भी गद्दाफी ही करता था। तो अब तुम ये सोचोगे कि लोगों के पास जब पावर ही नहीं था तो उन्होंने अपोज क्यों नहीं किया। इसके लिए तुम समझने की कोशिश करो कि पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम नॉट बिकॉज ऑफ हिज कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी बट बिकॉज ऑफ हिज रिजल्ट्स एंड रिलेटेबिलिटी। जब लोगों को थोड़ा सा भी रिजल्ट दिखने लगता है ना तो वो लीडरशिप के मेथड्स पर क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो बस फ्लो के साथ चलते रहते हैं। लेकिन अब आगे जो चीजें होने वाली थी वो वहां के लोगों को क्वेश्चन करने पर मजबूर करने वाला था। लीबिया के पास अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होने के बाद भी वहां के लोगों को उतना फायदा नहीं हो रहा था। गद्दाफी ने प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली ही हटा दिया। उसको ये लगता था कि अगर किसी के पास इंडिपेंडेंट पैसा हुआ तो वो उससे सवाल करने की कोशिश करेगा, इसलिए बेहतर है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम ही हटा दो। अब इससे हुआ ये कि जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे उसमें से ज्यादातर लोग देश छोड़कर भाग गए और जो बचे थे वो गद्दाफी के इशारों पर नाचने लगे। गद्दाफी ने जानबूझकर आर्मी को वीक किया और डिवाइड करके रखा क्योंकि उसको इस बात का भी डर था कि अगर कोई जनरल ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसके साथ भी वही होगा जो उसने किंग आइड्रिस के साथ किया था। गद्दाफी ने जमारिया सिस्टम तो लोगों के लिए ही बनाया था जिसको वो स्टेट ऑफ मासेस भी कहता था, लेकिन उससे लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा था क्योंकि चाहे वो कितनी भी कमिटीज बना ले एट द एंड सारा पावर गद्दाफी के हाथ में ही था। गद्दाफी पूरे देश को सिर्फ द ग्रीन बुक के आइडियोलॉजी पे चला रहा था और ये बुक पढ़ने के लिए उसने सबको कंपलसरी कर दिया था जिससे लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। साथ ही में वहां के लोगों को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये भी गद्दाफी ही डिसाइड करता था और अगर कोई गद्दाफी के रूल को अपोज करने की कोशिश भी करता था तो वो उसको सबके सामने मार देता था। ओवरऑल उसने लीबिया की नेशनल आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया। इसके बाद गद्दाफी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे लीबिया के लोगों की रूह कांप गई। लीबिया में अबू सलीम प्रिजन करके एक जेल था जहां वो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट को अपोज करने की कोशिश की थी और इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। अब जून 1996 में उन्होंने जेल में मिलने वाले खराब खाना और मेडिकल केयर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन नेगोशिएशन के नाम पर वहां के गार्ड्स ने उनको एक कोर्टयार्ड में जमा किया और फिर मशीन गन्स एंड ग्रेनेड से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया जिसमें करीबन 1270 कैदियों की मौत हुई थी। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ, उनके फैमिलीज को 12 साल तक पता भी नहीं लगने दिया था कि उनके साथ क्या हुआ है और यही इवेंट एक ऐसा जड़ बन गया जिसकी वजह से गद्दाफी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गद्दाफी ने आतंक सिर्फ लीबिया के अंदर नहीं मचाया था, उसने टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी बना लिया था। 70s और 80s में कोई ऐसा मिलिटेंट ग्रुप नहीं था जिसको लीबिया से फंडिंग या ट्रेनिंग ना मिली हो, चाहे वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हो जिसको यूके ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था, उसको गद्दाफी वेपन्स एंड कैश सप्लाई करता था। जापानीज रेड आर्मी हो या फिलीपींस का मोरो इस्लामिक लिबरेशन, गद्दाफी का पैसा हर जगह पहुंच रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अप्रैल 1986 में वेस्ट बर्लिन में अमेरिकन सोल्जर्स पे बॉम्ब ब्लास्ट भी कराया जिसमें 3 लोग मरे और 200 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। इसके बाद यूएस इंटेलिजेंस ने लीबिया से आने वाले इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट किया और ऑपरेशन एल दोरादो कैनियन स्टार्ट किया जिसमें एयर स्ट्राइक्स के थ्रू गद्दाफी के कंपाउंड्स पे बॉम्ब्स गिराए गए। हालांकि इस हमले में गद्दाफी तो बच गया लेकिन उसकी एडॉप्टेड बेटी हैना की जान चली गई। इस चीज को गद्दाफी ने एज अ प्रोपेगेंडा यूज किया था। इस हमले के बाद गद्दाफी पूरी तरीके से बौखला गया था जिसके बाद उसने एक ऐसा ब्लंडर किया जो कभी माफ नहीं किया जा सकता है। दिसंबर 1988 पैन एम फ्लाइट 103 को स्कॉटलैंड के ऊपर ही उसने उड़वा दिया था जिसमें करीबन 270 लोग मरे थे। ये अमेरिकन हिस्ट्री में उस वक्त का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ था जिसका जिम्मेदार लीबिया के इंटेलिजेंस एजेंट अब्दुल बसीत को माना गया था। गद्दाफी ने सालों तक इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार किया, लेकिन 2003 में जब इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शन लगे लीबिया पर
तो उसने ऑफिशियली इस चीज को माना और विक्टिम के फैमिलीज को 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का कंपनसेशन दिया। इस अटैक के एक साल बाद ही फ्रेंच का एक यूटीएफ फ्लाइट 772 को भी इसी तरीके से उड़ाया गया था। गद्दाफी की जिद ने लीबिया के लोगों को उस जगह पर जाकर ढकेल दिया जहां उनका कोई लेना देना ही नहीं था, जैसे कि टोयोटा वॉर, जिसमें कि लीबिया की आर्मी टैंक्स और वेपन्स के साथ गई थी लड़ने के लिए, लेकिन चैड के गोरिल्लों ने उनको वहां भी धूल चटा दी और इसमें 7,000 से ज्यादा लीबियन सोल्जर्स की मौत हुई थी। सेम चीज इजिप्ट के साथ वॉर में भी हुआ था, वहां से भी लीबियन सोल्जर्स को भागना पड़ा था। गद्दाफी के लिए पड़ोसी दोस्त नहीं थे बल्कि एक जंग का मैदान था जिसमें वो जब चाहे तब कूद जाता था। उसने अमेरिका को इस कदर पागल किया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको पागल कुत्ता तक कह दिया था। Mad dog of the Middle East has a अमेरिका और गद्दाफी की दुश्मनी पहले दिन से ही थी, क्योंकि पावर में आते ही गद्दाफी ने सबसे पहले अमेरिकन एयर बेस को बंद करवाया था। 70s के टाइम ऑयल को एक पॉलिटिकल वेपन बनाया और बाकी देश को भी पुश किया कि तुम वेस्ट के खिलाफ जाओ। इन सब के बाद यूनाइटेड नेशन ने लीबिया पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाया और लीबिया को ग्लोबल इकोनॉमी से ही कट ऑफ कर दिया। लेकिन गद्दाफी इन चीजों से तो बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। पर फिर आया साल 2003। सद्दाम हुसैन का हाल देखकर गद्दाफी काफी ज्यादा डर गया था। उसने एकदम से सरेंडर कर दिया और अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को खत्म कर दिया, साथ ही केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय किए। इससे हुआ ये कि लीबिया पर जो सैंक्शंस लगे थे वो अब हटने लगा था। टोनी ब्लेयर जैसे बड़े लीडर्स अब लीबिया आने लगे। वेस्टर्न कंपनीज अब लीबिया में फिर से इन्वेस्ट करने लगी। लेकिन ये सब बस एक ऊपर का लेयर था, अंदर से अभी भी गद्दाफी का वही पुराना सिस्टम चल रहा था लीबिया में। फिर आता है साल 2011। अरब में आजादी की लहर ने तुनिसिया और इजिप्ट के पुराने सरकारों को उखाड़ फेंका। इधर लीबिया में इसकी चिंगारी बेंगाजी शहर से उठी, जिसका रीजन था अबू सलीम मैसेकर। वही मैसेकर जिसमें 1270 कैदियों को मारा गया था। जब उन कैदियों के लॉयर को पकड़ा गया तो फैमिली सड़कों पे उतर गई और 17 फरवरी को डे ऑफ रेज डिक्लेयर कर दिया। गद्दाफी ने इस प्रोटेस्ट पर आर्मी से अटैक करने को बोला और जब अपने ही लोगों पर आर्मी ने अटैक करने से मना कर दिया तो उसने अफ्रीकन मर्सेनरीज को हायर किया अटैक करवाने के लिए। उसने अपने स्पीच में लीबिया के लोगों को चूहे और कॉकरोचेस तक बोला और साथ ही चिल्ला चिल्ला कर ये वादा किया कि जो भी उसको अपोज करेगा वो उसके घर में घुस के मारेगा। पर उसको ये नहीं पता था कि कोई और उसके ही घर में घुसकर उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। जब गद्दाफी की फोर्सेस बेंगाजी की तरफ बढ़ने लगी तो एक बार फिर से एक बड़े मैसेकर का डर था, जिसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरवीन किया और नेटो ने एयर स्ट्राइक शुरू किया। कहने को तो ये सिविलियन ग्रुप को बचाने के लिए था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखे तो इसने रेबल ग्रुप को कवर दिया था। अब अगस्त आते आते रेबल ग्रुप लीबिया एंटर कर चुकी थी, लेकिन गद्दाफी को इस बात का पहले ही पता चल चुका था और इसलिए वो अपने होम टाउन सीरत भाग गया और अगले 2 महीने वो वहीं गुजारता है। पर फिर 20 अक्टूबर की सुबह एक बड़े कॉन्वॉय के साथ वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाटो के ड्रोन से उस कॉन्वॉय को डिटेक्ट किया और उस पर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। इस अटैक में गद्दाफी तो बच गया, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और एक ड्रेनेज पाइप में छुपने की कोशिश कर रहा था। वहीं बाहर रेबल ग्रुप उसको ढूंढ रहे थे। एक वक्त का किंग ऑफ किंग्स जो सोने की पिस्टल रखता था, आज वही सीमेंट की नाली में बैठा हुआ है। कुछ ही समय बाद रेबल्स वहां पहुंच गए और गद्दाफी को उस पाइप से घसीट कर बाहर निकाला और सड़कों पर मार मार कर उसकी जान ले ली। 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाले गद्दाफी के आखिरी शब्द थे, डोंट शूट मी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गद्दाफी के मरने के बाद लीबिया में जश्न तो हुआ, लेकिन वो जश्न बहुत जल्दी खत्म हो गया। 42 साल तक उसने हर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया था। ना कोई मजबूत आर्मी बची थी, ना कोर्ट, ना पॉलिटिकल सिस्टम। जब वो गया तो लीबिया एक फेल्ड स्टेट बन के रह गया। एक आयरनी देखो, गद्दाफी ने 42 साल तक उस सिस्टम को बर्बाद किया जो एक देश को बचाता है, और जब उसे बचने की जरूरत पड़ी तो वही सिस्टम वहां नहीं था। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।